नमस्कार साथियों, आपने ये अनाउंसमेंट जरूर सुनी होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इस देश में आम आदमी की कीमत कुछ भी नहीं है और इसलिए यह अनाउंसमेंट सिर्फ एक ट्रेन की नहीं है। यह कहानी केवल ट्रेन, बस या हवाई जहाज की नहीं है। यह कहानी एक भारत में दो भारत की है। एक वो भारत जो 4 से 6 दिन की जब फ्लाइट डिले देखता है, रईसों के बैग एयरपोर्ट पर पड़े हुए देखता है तो देश में तूफान आ जाता है। संसद में चर्चा हो जाती है, मीडिया के प्राइम टाइम में जगह मिल जाती है और झटपट न्याय हो जाता है। सरकार नियम वापस ले लेती है, बाद में इंडिगो पर एक्शन ले लेती है और कहती है कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा फिर दोहराया ना जाए। लेकिन उसी देश में एक भारत वो भी है, वो भारत जो बीते 60-70 सालों से हर दिन ट्रेन में, बस में धक्के खा रहा है, लेकिन जिसकी आवाज़ ना तो नेता के कान तक पहुंच रही है, ना संसद के दरवाजों तक, और ना ही मीडिया में भी उसे इंटरेस्ट दिखा रहा है। आज सिर्फ एक सफ़र की बात नहीं है, ये दो भारत की कहानी है जो एक ही देश में रहते हैं, लेकिन एक ही चीख सबको दिखती है। समाधान निकलता है, दूसरे की शोर तक नहीं होती। इस वीडियो के डिटेल में हम जाएंगे। सवाल यह नहीं कि फ्लाइट वालों के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर झटपट न्याय कैसे मिल गया। सवाल यह है कि रेलवे वालों, बस वालों और आम लोगों के साथ साथ इंसाफ कब होगा। क्या गरीब आदमी की चुप्पी को इस देश ने आदत मान लिया है? क्या सरकार गरीब की तकलीफ की इतनी आदी हो गई है कि अब रेलवे में, बस में आम लोगों की तकलीफ जो है वो तकलीफ लगती ही नहीं है? और सबसे बड़ी बात, यह सवाल इस देश के लोगों को परेशान क्यों नहीं करता? मतलब फ्लाइट 4 दिन लेट हुई, यात्रियों ने गुस्सा दिखाया, वीडियोस वायरल हुए, इंटरनेशनल खबरें बनी, प्राइम टाइम में घंटों घंटों चर्चा हुई, लेकिन जो रेलवे जो सालाना लगभग 673 करोड़ यात्रियों को सेवाएं देता है, यानी लगभग 2 करोड़ आदमी जो है वो रोज रेलवे में ट्रेवल करते हैं। हर दिन उस देश में सैकड़ों ट्रेन चलती है जो रोज लेट होती है। और त्यौहार पर तो हाल मत पूछिए, ठंड में हाल मत पूछिए। लेकिन उस आम भारतीयों की पीड़ा को सरकार ने, सिस्टम ने और हम लोगों ने, मीडिया ने, समाज ने एक रूटीन मान लिया है। भैया ट्रेन तो देर आती ही है, ट्रेन में भीड़ होती ही है, यह मान लिया है, यही नॉर्मल है। इस पर कोई आपात बैठक नहीं होती, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश में 2 करोड़ लोगों के लिए ट्रेन चलती है, वो घंटों घंटों लेट चलती है। और जब वो आती है तो उसके जनरल डिब्बे में लोग मालगाड़ी में जैसे सामान ठूसा जाता है वैसे ठूस जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भारत में जो ट्रेन चलती है, जनरल कोच जो लगा होता है उसकी क्षमता जो है वो 90 से 110 यात्रियों की होती है। लेकिन अगर आप कहीं गए हैं तो वहाँ आपको दिखेगा कि 350 से 500 आदमी ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। मतलब हालात यह होती है कि लोग बाथरूम में बैठकर सफ़र करते हैं। उस जगह पर जहाँ पेशाब करने जाते हैं वहाँ लेट के सो रहे होते हैं, परिवार समेत बैठे होते हैं। किसी की बीवी बैठी है, किसी का बच्चा बैठा है, कोई पूरा परिवार समेत अंदर बैठा है और अंदर से बंद कर लिया है और अपने आप को खुशनसीब समझ रहा है, भैया बैठने की जगह मिल गई। जनरल डिब्बे में अगर आपने ट्रेवल किया है तो आपने देखा होगा कि जो रास्ता होता है सांकड़ा सा, उसके ऊपर 2 सीटों पर लोग चद्दर बांध लेते हैं और चद्दर को बांधकर 2 सीट के बीच में एक झूला की तरह नई सीट बना लेते हैं। आपातकालीन खिड़की से लोग अंदर चढ़ते हैं, वहीं से बाहर निकलते हैं। अनगिनत ऐसी वीडियो है जहां लोग कह रहे हैं कि हम 10 से 20 घंटों से बैठे हैं, हम इसलिए सीट नहीं छोड़ रहे क्योंकि हमको पता है 200 आदमी इस डब्बे में फालतू और बैठे हैं जो घुस आएंगे, हमारी सीट ले लेंगे। इसलिए पेशाब भी आ रही है तो रोक के बैठे हैं कि पेशाब तो घर जाके भी हो जाएगी, सीट चली गई तो फिर घर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप जनरल डब्बे से आगे बढ़ेंगे स्लीपर कोच में, जहां पर 72 बर्थ होती है, 72 सीटें, वहां पर भी आपको सैकड़ों लोग बिना कंफर्म टिकट वहां मिल जाएंगे। कोई किसी के पैर के पास बैठा है, कोई सीट के नीचे, कोई लटक रहा है। लेकिन वहाँ जो तस्वीर आती है, उन तस्वीरों को लेकर के, उन तकलीफ़ों को लेकर के इस देश में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना कड़ी कार्रवाई, और ना उसे यूँ नॉर्मल मान लिया जाता है। ठीक है, उसे क्या बोल दिया जाता है कि ये चलो ये नॉर्मल है, ये ऐसा ही होता है। और यहीं से हमारा सवाल उठता है कि एक भारत में दो भारत क्यों? एक भारत जहां फ्लाइट अगर डिले होती है तो देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हो जाती है, और दूसरा भारत वो जहां पर हम बड़े हुए, हमने बचपन से ये तकलीफें देखी है और इसको कभी ब्रेकिंग न्यूज बनते नहीं देखा। यहाँ तक कि अब इन परेशानियों की हमारी आदत आ गई है। और इसलिए हमको साल 1981 में अमिताभ बच्चन के एक लावारिस पिक्चर का एक वो गाना याद आता है, भैया आपके तो पसीना खून से कीमती और हमारे खून की कीमत यहाँ कुछ भी नहीं। हकीकत यही है, 4 दशक के बाद भी रेलवे को लेकर के यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। तो फिर हमें गाना याद आता है, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया। रेलवे और एयरपोर्ट में तकलीफ में फ़र्क इस बार अलग नहीं था, सिर्फ पैसा में अंतर था। वहाँ जो खड़े थे उनके बैग महंगे थे, टिकट महंगे थे। यहाँ जो बैठे हैं इनके बैग महंगे नहीं है, ये आदमी महंगे नहीं है, सस्ते लोग हैं, और सस्ते लोगों की भारत में कोई इज्जत नहीं है।
आपकी जेब में पैसा है, आपके लिए सारे नियम कायदे और कानून अलग हो जाते हैं। भारत में जैसा कि हमने कहा कि औसतन 2 करोड़ लोग रोज सफर करते हैं, मतलब आप ये मान के चलो कि हर दिन पूरा लगभग ऑस्ट्रेलिया सफर कर रहा है। लेकिन मांग जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है। भारत में 3 से 4 करोड़ तक की मांग हो चुकी है। यानी हर दिन ऐसा है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ आदमी सिस्टम के बाहर धकेल दिए गए और इनमें 80 से 85% यात्री जो है वो जनरल और स्लीपर में सफ़र करते हैं। लेकिन जब सीट बढ़ाई जाती है, पिछले 10-12 सालों में अगर आप खास तौर पर देखिए 15 सालों में, तो एसी कोचेज में सीट ज़्यादा बढ़ाई गई। उदाहरण के तौर पर जब हम छोटे थे और हम स्लीपर में ट्रेवल करते थे तो स्लीपर कोच जो थे वो ज़्यादा होते थे, 12-15 स्लीपर कोच आराम से होते थे, S1, S2, S3, S4, S5 और भाई साहब वहाँ तक कि S18 तक, कई बार 20 तक। लेकिन अब उन संख्या कम कर दी गई है। वजह क्योंकि एसी कोच में ज़्यादा कमाई होता है, जनरल स्लीपर में भीड़ ज़्यादा होती है लेकिन पैसे नहीं मिलता। एसी में पैसा ज़्यादा आता है, नॉन एसी स्लीपर जनरल की वृद्धि धीमी रहती है, वहाँ पर वो जगह बन जाती है जहाँ असल में ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, निवेश कम है, भीड़ ज़्यादा है, इसी वजह से सीटें कम कर दी गई है। जनरल कोच में वही 2-3 है, 4 मानो, लेकिन भीड़ बेहताशा बढ़ गई है। यह वैसा ही है जैसा भूख 3 गुना बढ़ जाए और रसोई में एक ही तंदूर जितनी रह गई हो। सरकार और रेलवे के कुछ बड़े घोषणाओं में से 2024-25 के आसपास 25,000 नए जनरल कोच बनाने की योजना बताई गई। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी पहल है, लेकिन सवाल यह है कि जन्म भर का जो कोड़ है वो रात में तो जाएगा नहीं। बरसों से जमी हुई कमी को एक रात में नहीं मिटा सकता और इसलिए जब त्यौहार होता है तो भीड़ फट जाती है। खासतौर पर दिवाली और छठ के पास बिहार, यूपी, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र वाले रूट पर तो भीड़ जो है वो बेतहाशा आती है। वेटिंग लिस्ट जो है वो पराकाष्ठा पार कर चुका होता है। पिछले वर्षों में वेटिंग लिस्ट 1.5 करोड़ के पार तक चली गई। मतलब यह मानो कि दुनिया में कई देश होंगे जो पूरे पूरे टिकट के इंतजार में खड़े हैं और इसके ऊपर सोने पर सुहागा रहा। तो यह सरकार जो लेकर आई, इसका उद्देश्य था कि कुछ ट्रेन में दाम जो है वो डिमांड के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। अब इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह रहा कि कुछ ट्रेनों में खास तौर पर वो जो एक्टिव ट्रेनें थी वहाँ पर दाम बढ़ता चला गया, महंगा होता चला गया ज़बरदस्त तरीके से। इसका असर यह रहा कि गरीब आदमी जो शायद एक बार को दाम अफोर्ड कर लेता, लेकिन सीजन में जब डिमांड बढ़ी और वो दाम कई गुना बढ़ गया तो वो टिकट भी नहीं ले सकता। उसको लगता है कि भैया रात भर बाथरूम के पार बैठ लेंगे, घर पहुंच जाएंगे, ये जितना पैसा टिकट ले जाएंगे इतने में तो हमारे बच्चे के लिए कपड़ा आ जाएगा, और यहीं से उसकी सीट खत्म हो जाता है और वह रात भर बाथरूम में या भीड़ में बैठा रहता है। लेकिन इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। हवाई यात्रियों की 3 दिन की देरी पर पूरा देश जग गया। यहाँ तक चर्चा हो गई भैया इंडिगो को पैसा जो है वापस करना पड़ेगा, लोगों का जो नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ 60-70 साल से आदमी धक्का खा रहा है, लेकिन यह किसी की प्राथमिकता नहीं है। हालांकि यहाँ पर यह लड़ाई हम इसे अमीर और गरीब की नहीं कहेंगे, हम उस सोच की लड़ाई तय करेंगे जिसने एक वर्ग की तकलीफ को उसे तत्काल मान लिया गया और दूसरे वर्ग की तकलीफ को सामान्य। दुख यहाँ यह भी है कि आम आदमी असल में वह आदमी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा वोट देता है, उसमें भी इसे सामान्य मान लिया। वैसे रेलवे के सामने सिर्फ भीड़ की समस्या नहीं है। आपको याद होगा फ्लाइट में स्टाफ को लेकर के विवाद हुआ। इंडिगो वाला पूरा विवाद इसी बात को लेकर था ना भाई कि इंडिगो में कर्मचारी होने चाहिए थे। सरकार के एक नियम बनाया जिसने कहा कि पायलट बढ़ाइए, इतने लिमिटेड टाइम के ऊपर वो काम नहीं कर सकते, नाइट ड्यूटी यह होगी, इतना इनको छुट्टी मिलना चाहिए। इंडिगो ने नहीं बढ़ाई स्टाफ, क्रू नहीं बढ़ाया, पायलट नहीं बढ़ाया, बवाल हो गया। लेकिन उसी देश में रेलवे में स्टाफ की भयंकर कमी है, भयानक कमी है। यह माना जा रहा है 3 लाख पद लगभग खाली है। चलो 3 लाख ना सही, जो आंकड़े छप रहे हैं वालों से, उसमें 1.5 लाख सुरक्षा के पद कहे जा रहे हैं, जिसमें ट्रैकमैन, सिग्नलमैन, लोको असिस्टेंट, लोको पायलट, वहाँ पर 1.5 लाख पद नहीं भरे जा रहे। अब सवाल अगर सुरक्षा का है तो सवाल यह उठना चाहिए कि जिन सुरक्षा को लेकर सरकार फ्लाइट वाले के लिए परेशान है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो प्लेन उड़ाने वाले पायलट हैं उनका स्टैंडर्ड होनी चाहिए थी, तो उसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भारतीय रेलवे में क्यों नहीं डाला जा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि लोको पायलट 12 से 14 घंटा काम कर रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि टिकट काउंटर पर स्टाफ नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है कई स्टेशन पर काउंटर बंद मिलते हैं? मेंटेनेंस टीम ओवरटाइम करती है और यही हादसे की वजह बनती है। हाँ, 2013 से 2023 के बीच में 4000 प्लस मौतें हुई रेल हादसे में। 60 रेल रूट 100 से ज़्यादा लोड पर चले, कुछ रूट 150 तक पहुँच गए। अब सवाल यह है कि इसके बाद हादसा तो फिर गणित का नियम बन जाता है। इन खाली पदों का सीधा मतलब देरी, खराब रखरखाव वाले कंडीशन और सुरक्षा जोखिम का बढ़ना।
और ये सुरक्षा जोखिम केवल आंकड़ा खेल नहीं है। 2023 में रेल संबंधी हादसा और उनकी मौत को लेकर के जो रिपोर्ट आई है बताती है कि एक दो घटना कसौटी नहीं है, यह सिस्टम लेवल की कमजोरी दिख रही है। आंकड़े हर साल बदलते हैं, लेकिन ट्रेंड दिखता है कि भीड़, पुराने रास्ते, कम स्टाफ, सिग्नलिंग, रेलवे को अपग्रेड नहीं करना घातक हादसे की वजह बनता है। बाकी कौन मरे, कितना मरे, उस पर जाएंगे तो उस पर हेराफेरी हो सकती है, लेकिन आपको इतना कहा, वो कह रहे हैं कि इतना आंकड़ा की बाजीगरी में हम नहीं पड़ रहे। एक सवाल आपके मन में आता होगा, भाई साहब जब रेलवे का बजट हर साल बढ़ रहा है तो फिर सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ती, बेहतर क्यों नहीं होती जा रही। पैसे का बड़ा हिस्सा जो है वो वंदे भारत, हाईटेक स्टेशन, एसी कोच, बुलेट ट्रेन जैसे चमकदार प्रोजेक्ट पर जाता है, जबकि जनरल और स्लीपर कोच जहां देश के 85% लोग सफर करते हैं वहां उसके लिए संसाधन सबसे कम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि नेताजी वहां जाते ही नहीं। रेलवे का कुल बजट हर साल बड़ा होता है, लाखों करोड़ों में, लेकिन इसी बड़े कैंपस के भीतर जो हिस्सा सिग्नलिंग, टेलीकॉम जैसे बुनियादी और जान बचाने वाली चीज़ों पर हो, या स्लीपर कोच को अपग्रेड करने पर हो और जनरल कोच को अपग्रेड करने पर हो, वो इसकी तुलना में बहुत छोटा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर 2024-25 में सिग्नलिंग और टेलीकॉम के लिए लगभग 6,800 करोड़ रखे गए, जबकि पूरा कैपेसिटी जो था वो लगभग 2.62 लाख करोड़ का था। यानी कुल खर्च का 2/3 या 3% यही अनुपात बनता है। चमकदार प्रोजेक्ट, नए स्टेशन, वंदे भारत, इन पर बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, ये दिखाई भी पड़ते हैं। पटरियों की मजबूती, लेकिन सिग्नल सिस्टम का आधुनिकीकरण, ट्रैक सर्किटिंग जो हादसे रोक सकते हैं, इसमें बजट थोड़ा कम जाता है। यानी जो अदृश्य चीज़ें हैं वो पीछे छूट जाती है और यहीं से सिस्टम में जोखिम पैदा होता है। इसलिए स्लीपर और जनरल डिब्बे में आपको सुविधाएं नहीं मिलती। एक भारत में दो भारत की कहानी को फ्लाइट के डिले से भी समझिए। अगर आपकी फ्लाइट लेट हो जाती है तो आपको कंपनसेशन मिलता है, खाना मिलता है, होटल मिल सकता है। रेलवे में 12 घंटा ट्रेन लेट हो जाए, टिकट पैसा मिल जाए, वही बहुत है अगर वो मिल जाए तो। उसकी प्रक्रिया लंबी चौड़ी है और यही दो भारत की सबसे बड़ी व्याख्या है। और यह इसलिए है क्योंकि किसी भी बड़े नेता ने, आप कहीं कोई तस्वीर उठा दीजिए, हाल के वर्षों में, 10 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में भारत के जनरल कोच या स्लीपर में घंटा 2 घंटा सफर किया हो, आपको नेता दिखाई पड़ेंगे ट्रेन में, लेकिन उस कोच में जो चमकदार है। अच्छा, ट्रेन के अंदर भी दो भारत है, एक भारत जनरल कोच और स्लीपर वाला है, थर्ड एसी तक हो जाता है, सेकंड एसी से वो अलग होना शुरू हो जाता है, और फर्स्ट एसी आते आते वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो जो नेता आपके ट्रेवल करते हुए दिखे होंगे वो फर्स्ट एसी या सेकंड एसी वाले, बहुत मुश्किल से ही कहीं एक दो उदाहरण थर्ड एसी के होंगे। थर्ड एसी में नेता नहीं आते। अगर देश के मंत्री जी, अगर देश के नीति निर्माता जनरल डिब्बे में सफर करते तो शायद उन्हें एहसास होता कि बच्चा जो है बैग पर सो रहा है, लोग चादर बांधकर सीट के ऊपर सीट बना रहे हैं, कोई बाथरूम में पड़ा है, कोई सो रहा है, कोई उसके ऊपर पैर रखकर आ जा रहे हैं, कई ट्रेन के दरवाजों पर बैठा है, बचाते हुए बदबूदार बाथरूम के सामने किसी को रात गुजारनी पड़ रही है। तो नेताजी को समझ में आता कि विकास के बड़े बड़े उद्घाटन फोटो से ज़्यादा रोजमर्रा के लाखों लोगों की सुरक्षित और सुखद यात्रा जरूरी है। और इसलिए ये एक भारत में दो भारत की कहानी है, जो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये आपको समझना है कि क्या देश का विकास सिर्फ वंदे भारत की स्पीड से बढ़ती है, एयरपोर्ट की चमक से बढ़ती है, बुलेट ट्रेन से बढ़ती है, या कोई तस्वीर खिंचाने से बढ़ती है, या फिर जनरल स्लीपर कोच में सफर करने वाली विशाल आबादी से या किसी योजना का हिस्सा बनेगा, इन चीज़ों से बढ़ती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अमीर गरीब का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि आम लोगों की परेशानियों को हमने राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना क्यों छोड़ दिया। फ्लाइट वाले 4 दिन परेशान हुए, देश हिल गया। ट्रेन बस वाले सालों से परेशान है, लेकिन आवाज़ पर की जो ट्रेन बस वाले की आवाज़ है ये परेशान नहीं करती। और इसलिए हम कह रहे हैं एक देश में दो भारत बसते हैं, जहाँ पर एक की पीड़ा तुरंत सुनी जाती है, दूसरे का दर्द अनदेखा किया जाता है। जिस दिन आम आदमी की तकलीफ सामान्य लगने लगी, समझ लीजिए कि संवेदनाएं थक चुकी है। और जब किसी देश की संवेदनाएं थक जाती है तो लोकतंत्र सिर्फ भाषणों, उद्घाटनों और फोटोग्राफ का तमाशा बनकर रह जाता है। उम्मीद करते हैं यह आवाज़ सही कारणों तक पहुंचेगी। उम्मीद करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बड़ी आबादी के साथ भी न्याय हो, लेकिन यह न्याय तब होगा जब आप भी जात पात, क्षेत्र, धर्म से ऊपर उठकर अपने बारे में सोचेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने आप पर निर्भर रहेंगे। लड़ेंगे तो यह भारत एक हो जाएगा, नहीं लड़ेंगे तो आनंद लीजिए। वो था ना गाना, आपका तो यह पसीना खून से भी कीमती है और हमारा खून की कीमत यहाँ कुछ भी नहीं। यही हो रहा है, बदलेगा यह आप पर तय करता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।